मैंने इतिहास की सबसे बेकार रैंक की जगह दी रीन्यू, जो किसी निर्जीव चीज को 1 मीटर के दायरे में उसके असली हाल में वापस ला सकती है। लेकिन असल में जब इसका इस्तेमाल करता हूँ तो किताब को रिन्यू करने पर वही किताब रहती है, तौलिए को रिन्यू करने पर वही तौलिया रहता है। इसलिए ज़ॉम्बी एपोकैलिप्स के तीसरे महीने मेरी गर्लफ्रेंड ने आखिरी आधा पैक इसलिए ली और बिना पीछे मुड़े किसी और के कार में बैठ गई। जाने पहले उसने मेरे पैरों के पास खाली इंस्टेंट नूडल का कंटेनर फेंका, जैसे कुत्ते के लिए। जानू, मुझसे शिकायत मत करना, तेरी ताकत बिल्कुल बेकार है। तेरे साथ तो जल्दी या बाद में भूख से मर जाना तय है। मैं हताश होकर उस खाली कंटेनर को घूरने लगा। कंटेनर, हाँ, एक झटके में पागलपन भरी सोच मेरे दिमाग में लाई। नवीनीकरण। अचानक बीफ स्टू की तगड़ी खुशबू फैल गई। फटे हुए ढक्कन के नीचे पूरी फैल रहे किसी चीज को 1 सेकंड पहले की हालत में वापस लाना नहीं, बल्कि उसकी वो असली हालत में ले जाना जो उसे बनाते वक्त थी। एक खाली इंस्टेंट नूडल्स के डिब्बे की असली हालत थी कि वो एक पूरा अनखुला पैकेट हो। उस वक्त मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, डर की वजह से नहीं, बल्कि इससे। मैंने उस लूटे हुए कन्वीनियंस स्टोर की तरफ देखा। शेल्फ्स पर तरह तरह के फटे हुए स्नैक के रैपर और खाली पानी की बोतलें पड़ी थी। दूसरों के लिए ये कूड़ा था, लेकिन मेरी नजर मेरे लिए अब कभी खत्म न होने वाला खजाना था। खजाना। मैंने नूडल्स के लिए पानी उबालने में जल्दबाजी नहीं की। अंधकार में किसी भी खाने की खुशबू अनचाहे मेहमानों को आकर्षित कर सकती है। मैं सावधानी से दुकान की दूसरी मंजिल पर बने गोदाम में गया और फिर भारी शेल्फ लगाकर दरवाजा बंद कर दिया। जब मुझे यकीन हो गया कि मैं सुरक्षित हूँ, तो मैंने अपना प्रयोग शुरू किया। मैंने खाली नूडल कंटेनर को जमीन पर रखा और मन ही मन कहा, नवीनीकरण। अच्छा। कंटेनर मेरी आंखों के सामने एक अजीब सी हल्की चमक के साथ चमका और तुरंत एक नया नूड कंटेनर प्रकट हो गया। फिर भी मैंने अपनी जबरदस्त भावना को बाय लिया। खुशी से मैं बार बार वही कहता। 10 मिनट बाद मेरे सामने 60 नूडल्स के कंटेनर का एक छोटा पहाड़ बन गया था। मेरी ताकत का ठंडा होने का टाइम सिर्फ सेकंड था, मतलब मुझे अनलिमिटेड इंस्टेंट नूडल्स मिल सकते थे। फिर मेरी नजर में पड़े खाली मिनरल वाटर की बोतल पर पड़ी। रिन्यू। तुरंत ही एक 500 ml की शुद्ध पानी की बोतल सामने आई। फिर मैंने फर्श पर पड़े फर्स्ट एड किट की तरह देखा, जिसमें बस लिफाफा बचा था। रिन्यू। मेरे हाथों में एक पूरी नई फर्स्ट एड किट आ गई। मेरी सांसें तेज होने लगी। खाना, पानी, दवाई। इस अपोकैलिप्स में सबसे कीमती चीजें अब मेरे लिए अनगिनत थी। क्लियो रूइंग, तुमने कहा था मेरी ताकत बेकार है। बस देखना, वो दिन आएगा जब तुम्हें मेरे सामने घुटने टेक कर एक टुकड़ा खाना मांगना पड़ेगा। अगले दिल मैंने खुद को गोदाम में बंद कर लिया। खाली कंटेनर जो गोदाम में पहाड़ की तरह जमा थे, वही मेरी कच्ची सामग्री बन गए। आलू के चिप्स, कुकीज, चॉकलेट, जो भी पेट भर के, सब मैंने फिर से बनाया। कई बड़े डिब्बों में हर तरह के सॉफ्ट ड्रिंक और मिनरल वाटर से आधा कमरा भर गया था। सबसे बड़ी बात यह थी कि मुझे एक खाली गैस सिलेंडर मिल गया। दुकान में मिला एक छोटा गैस चूल्हा भी था। अब मैं आखिरकार गर्म खाना खा सकता था। मैंने गोदाम की सारी खिड़कियां बंद कर दी और एक पतीला पानी उबाला। मैंने 3 मसाले के पैकेट खोले और ध्यान से नूडल्स डाले। जब वो पुरानी खुशबू जो मैंने बहुत दिनों से नहीं सुनी थी मेरी नाक तक पहुंची, तो मैं अपने आंसू नहीं पाया और वो बहने लगे। मैं बेताबी से खाते हुए रो रहा था। यही सबसे वो अब तक की सबसे सुकून देने वाली और शांतिपूर्ण दावत थी जब से अखराब शुरू हुआ था। बरक पूरी खाक पीकर मेरा दिमाग फिर से चलने लगा। यहाँ छुपना कोई हल नहीं था। ये कन्वीनियंस स्टोर जल्दी या बाद में ज़ॉम्बी के हमले या दूसरे बचने के लिए लोगों की नजर में आ जाएगा। मुझे कहीं ज्यादा सुरक्षित जगह ढूंढनी थी और हथियार भी चाहिए थे। सिर्फ खाना पीना लेकर इस अगलाप्स में रहना, मतलब ओहदे को काटने के लिए मेमना बनाना। मैंने जितना सामान था 2 बड़े हाइकिंग बैग में भर लिया। फिर मैंने इधर खोली, वो दरवाजे से बाहर की दुनिया देखने लगा। कई ज़ॉम्बी सड़क पर बेधड़क घूम रहे थे। मैंने गहरी सांस ली
अपने हाथ में ताजा तेज किया हुआ फल छीलने वाला चाकू कसकर पकड़ा। अब चलने का वक्त था। कन्वीनियंस स्टोर से निकलना थोड़ा खतरनाक था, पर कोई बड़ी घटना नहीं हुई। स्टोर के पीछे की गली की पेचीदा जगहों का इस्तेमाल करके मैंने ज्यादातर ज़ॉम्बियों से बच निकला। अगर कभी कोई अकेला ज़ॉम्बी मिल गया तो मैंने ताजा धरी एक कोका कोला की कैन उसे जोर से फेंक दी। उसके लड़खड़ाने का फायदा उठाते हुए मैं उसे फल छीलने वाले चाकू से खत्म कर देता। मेरा मकसद शहर के पश्चिम में स्थित लैंगवांग रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स था। वो शहर का मशहूर लग्जरी रिहायशी इलाका तथा जहाँ पूरी सिक्योरिटी सिस्टम और ऊंची मोटी दीवारें थी। शायद वह शुरुआती अपोकैलिप्स के दौर में कुछ वक्त तक टिक सकता था। सबसे बड़ी बात, मेरे मम्मी पापा का घर वहीं था जब अपोकैलिप्स आया। तब मैं यूनिवर्सिटी में था और उनका संपर्क टूट गया था। उन्हें ढूंढना था। अब मेरी एक ही दीवानगी बची थी, लेकिन लैंगवांग कॉम्प्लेक्स तक पहुंचने का रास्ता जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा मुश्किल निकला। शहर पूरी तरह से ठप था। छोड़ी हुई गाड़ियां मुख्य सड़कों को पूरी तरह से बंद किए हुए थी। रास्ते में मैंने बहुत सारी मानवीय त्रास दिया और जरूरत की चीजों को हिंसक झगड़े देखे। उस वक्त मुझे गहराई से एहसास हुआ कि लियू रुइंगी की धोखेबाजी शायद क्रूर दुनिया का सबसे मामूली हिस्सा थी। यहाँ इंसानियत का की टूट चुकी थी। तीसरे दिन की सांझ को मैं आखिरकार लैंगवांग के बाहरी इलाके में पहुंच पाया। कॉम्प्लेक्स ऊंचा लोहे का गेट जोर से बंद था और दीवार पर पहरेदारों की परछाइयां दिख रही थी। सच में ये जगह अब एक बचे हुए लोगों का ठिकाना बन चुकी थी। मैं दूर छुपया और लंबा समय तक नजर बनाए रखा। कॉम्प्लेक्स में घुसने के लिए उनकी जांच से गुजरना पड़ता था, इसलिए मैंने अपने बैग को दोबारा संभाला और अपनी ज्यादातर सामग्री के छुपे हुए जमीन के नीचे के मैन होल में छुपा दी। बस 2 बोतल पानी और एक पैकेट कुकीज साथ रखा और मुख्य गेट की तरफ और शरणार्थी बनकर बढ़ चला। रुके, अरे कौन है वहाँ? दीवार से जोर की आवाज आई। मैंने हाथ उठाए, ऊपर देखा और अपना दूर से ढका चेहरा दिखाया। मैं यहीं का रहने वाला हूँ। मेरा नाम लिन फैन है। मैं बिल्डिंग 17 में रहता हूँ। बिल्डिंग 17 लिन फैंग। ऊपर वाला थोड़ी देर चुप रहा, जैसे वॉकी टॉकी से कंफर्म कर रहा हो। थोड़ी देर बाद लोहे का गेट थोड़ा खुला और एक आदमी सावधानी से स्टील की पाइप पकड़कर बाहर आया। शायदी, उसने कहा कोड़ी उठाते हुए। मैंने अपनी जेब से पहले से तैयार आईडी कार्ड निकाला और उसे थमा दिया। उसने उसे जल्दी से चेक किया और फिर मेरी ऊपर से नीचे तक निहारते हुए कहा, तुम अकेली हो? तुम्हारे पास सामान कहाँ है? यह सुनकर मैं अपना सिर नीचे कर लिया और एक आवाज में, जिसमें थोड़ी डर और गले में गड़बड़ी थी, बोली, रास्ते में मेरा सब कुछ चोरी हो गया। मेरे पास सिर्फ ये थोड़ा सा खाना बचा है। वह आदमी भौहें चढ़ाए जैसे यकीन हो, लेकिन मेरी दुबली पतली और दयनीय हालत देखकर उसने आखिरकार अपनी सतर्कता हटा ली। अंदर आओ। इस परिसर के नियम याद हैं सभी। नए आने वालों को उनकी सामान्य वितरण के लिए आधे से ज्यादा सामान। यह सुनकर मेरा दिल धक से रह गया। शुक्र है मैं तैयार था। मैंने धीरे से सिर हिलाया और उसे एक बोतल पानी और आधा पैक कुकीज दी। आदमी ने उन्हें नफरत भरी नजरों से लिया, लेकिन फिर भी मुझे अंदर परिसर में आने का इशारा किया। अंदर का नजारा देखकर मैंने राहत की सांस ली। हालांकि माहौल अभी भी तनावपूर्ण था, लेकिन कम से कम कुछ व्यवस्था तो थी। कुछ लोग गश्त कर रहे थे, कुछ सुरक्षा को मजबूत कर रहे थे और महिलाएं और बच्चे इकट्ठे थे। कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी क्लब गए जगह बिल्कुल मरम्मत के बीच में एक नखलिस्तान जैसा रहा था। बाहर के कत्लेआम और हमला में से थोड़ी देर के लिए अलग थलग रजिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी वाली एक महिला ने मुझे बताया कि अब ये कॉम्प्लेक्स एक आदमी के नाम ब्रदर लेपर्ड के प्रबंध में है। पहले वो यहाँ का प्रॉपर्टी मैनेजर था। प्रॉपर्टी मैनेजर अपोकैलिप्स के बाद उसने धरती से जुड़ी एक खास ताकत जराई और सबकी सुरक्षा के लिए एक गार्ड बनाई। यहाँ के सभी निवासी रोजाना
अपनी हिस्सेदारी के हिसाब से खाना पा सकते हैं। योगदान अंक: अगर तुम्हें ज्यादा चाहिए तो तुम्हें पेट्रोल टीम या लॉजिस्टिक्स टीम में शामिल होना पड़ेगा। मैंने अपनी कमजोर सेहत को बहाना बनाया और फिलहाल किसी टीम में शामिल नहीं हुआ। सबसे जरूरी काम था अपने मां बाप को ढूंढना। लेकिन जब मैं घबरा कर अपने घर के दरवाजे तक पहुंचा तो देखा कि सिक्योरिटी दरवाजा जोर से तोड़ा हुआ था और अंदर पूरी तरह लूटपाट हुई थी। ये देखकर मेरा दिल रुक गया। मैं घर के अंदर दौड़ा और पागलों की तरह चिल्लाया, पापा, मम्मी। लेकिन मेरी तरफ से सिर्फ खौफनाक सन्नाटा ही मिला। खामोशी छाई हुई थी। लिविंग रूम की कॉफी टेबल पर महीन धूल की परत जमी थी, ये बताने के लिए कि वे वहां से कम कुछ दिनों से नहीं थे। फर्श पर संघर्ष के निशान थे, लेकिन खून के धब्बे नहीं थे। शायद यही इस बुरे वक्त की एक अच्छी बात थी। मैं जमीन पर गिर पड़ा। एक अजीब सी उलझन और डर ने मुझे घेर लिया। मैं नहीं जानता था कि उन्हें ढूंढने के लिए कहाँ जाऊं। जैसे ही मैं संभल रहा था, बाहर कदमों की आहट हुई और एक तिरस्कार भरी आवाज बोली, अरे अरे, अभी भी एक मछली जाल से बच निकली है। मैंने सिर उठाया और देखा 2 आदमी दरवाजा रो रहे थे। नेता का सिर मुंडा हुआ था और वो मुझसे गैर मिलनसार नजरों से देख रहा था। मैं उसे पहचान लिया। वो लीपार्ड जाके अधीन एक स्क्वाड कप्तान था जिसका उपनाम स्कॉर्पियन था। स्कॉर्पियन ने अपने होठ चाटते हुए मुझे ऐसे देखा जैसे कोई मछली कटिंग बोर्ड पर को तुम्हारे घर के मालिक कुछ दिन पहले हमारे भाई लीपार्ड को कई योगदान अंक देने थे और उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अब ये घर हमारा है। मेरा वो पुतलियां सिकुड़ रही कि तुमने मेरे मां बाप के साथ क्या किया। हमने उन्हें बस बाहर निकाल दिया। महाप्रलय में बेकार लोगों का बस यही अंजाम होता है। लेकिन लगता है तुम्हारे पास कुछ हुनर है। अगर तुम यहाँ जरा हमारे काम करने को तैयार हो तो शायद तुम्हें यहाँ ठहरने दिया जाए ताकि तुम अपना उजाला कर सको। मैं कभी भी बहुत भोला था। मुझे लगा था कि ये एक सुरक्षित आश्रय है, लेकिन पता चला यहाँ भी बड़ा मछली छोटी मछली को खा जाता है। जब वे धीरे धीरे करीब आ रहे थे तो मैं चुपचाप अपना हाथ साई पॉकेट की तरफ सरका हाथ था। मेरी बैकपैक में जिसमें मैंने नया फल छीलने वाला चाकू रखा था। लेकिन जैसे ही मैं अपनी जान बचाने की तैयारी कर रहा था, दरवाजे से एक ठंडी महिला की आवाज आई, कोई स्कॉर्पियन और उसके साथी तुरंत खिटक गए और जैसे ही उन्होंने देखा कि कौन आया है, उनके चेहरे की मुस्कान तुरंत जम गई और उसकी जगह है गंभीर चेहरा ले लिया। दरवाजे पर खड़ी महिला काले कॉम्बैट गियर में थी। हाथ में एक तलवार थी जिसकी ब्लेड पर अभी भी गहरे लाल खून के दाग थे। उसके पीछे उसकी टीम के कई सदस्य भी थे जो उतने ही भयंकर दिख रहे थे और मैं उसे पहचान गया। वो था शेरलिंग गार्ड की सबसे ताकतवर कॉम्बैट स्क्वाड की कप्तान। कहा जाता था कि उसने एक दुर्लभ मानसिक प्रकार की क्षमता जागृत की थी। उसकी ताकत असीमित थी। वो तलवार भाईले पर्ड की सबसे भरोसेमंद साथी थी। शेरलिंग ने स्कॉर्पियन की तरफ ध्यान नहीं दिया और मेरी ओर देखते हुए ठंडे अंदाज में पूछा, क्या हुआ? जैसे मैंने अपनी जान बचाने की उम्मीद पाई हो। मैं जल्दी से बोला, वो लोग मुझसे झगड़ा करना चाहते हैं। स्कॉर्पियन का चेहरा पीला पड़ गया और वो समझाने लगी, कप्तान शेन, उनकी बात उसकी बकवास, बस उसके माता पिता पर कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स बकाया थे और हम बस घर जब्त करने आए थे। घर जब्त करने के लिए तो 2 लोगों की जरूरत होती है और ऊपर से दरवाजा भी बंद कर दिया। उसकी आवाज जोरदार नहीं थी, लेकिन उसमें एक अचूक दबाव था। क्या इंतजार कर रहे हो? लटो यहाँ से। स्कॉर्पियन जैसे माफी मिलने पर अपने साथी को सीखता हुआ भाग गया। खातरा तलते ही मेरा तन थोड़ा ढीला हुआ और मैं लगभग गिर ही पड़ता। शेरलिंग ने मुझे देखा और हल्का सा भौहें चढ़ाई। आँख से अब से उनसे दूर रहना, यह कहते हुए जैसे वह किसी के मामलों में दखल नहीं देना चाहती हो। वह मुड़कर जाने लगी। मैंने जल्दी से उसे आवाज लगाई, ले कैप्टन शेन, क्या आपको पता है मेरे माता पिता को कहाँ निकाल दिया गया?
उनके नाम लिंगियानो और वान चुमई हैं। शेनलिंग ने एक पल सोचा, नाम तो जाने पहचाने लगते हैं। भागले पड़ने सभी बूढ़े, कमजोर और बीमार लोगों को जो काम करने में असमर्थ थे निकाल दिया और उन्हें उस खाली पड़े फैक्ट्री में भेज दिया। कॉम्प्लेक्स के उत्तर गेट के बाहर उन्हें खुद संभालने के बहाने छोड़ दिया गया। मेरा दिल धड़कना बंद सा हो गया। एक सुनसान फैक्ट्री, वहाँ खाना है कि कोई सुरक्षा? क्या ये मौत का इंतजार करने जैसा नहीं है? शेनलिंग जाते ही मैंने तुरंत दरवाजा बंद कर लिया। मुझे उत्तर गेट वाली फैक्ट्री जाना था। मुझे अपने माता पिता को ढूंढना था, लेकिन अब मेरी ताकत चाहिए थी। मैंने अपने बैकपैक से एक चॉकलेट बार निकाला और थोड़े टुकड़े खाए ताकत बटोरने के लिए। फिर मेरी नजर उस स्टील की पाइप पर पड़ी जो स्कॉर्पियन ने जमीन पर छोड़ दी थी। वो जंजरा हुआ था और थोड़ा मुड़ा हुआ दी। मैंने अपना हाथ उस पर रखा, फिर से नया हो गया। तुरंत बाद मेरे हाथ में एक बिल्कुल नया स्टील का पाइप चमक रहा था, जिसमें हंडी धातु की चमक थी, लेकिन ये काफी नहीं था। मैं दौड़ता हुआ अगर सोई है गया और वहाँ मेरे पिता का जमा किया हुआ आउटडोर सर्वाइवल किट मिला। उसके अंदर एक बहुउपयोगी मिलिट्री फावड़ा, एक सर्वाइवल कुल्हाड़ी और एक खंजर था। सब थोड़े धुंधले थे क्योंकि इस्तेमाल नहीं हुए थे। फिर से नया हो गया। तीनों धारदार हथियार तुरंत अपनी सबसे तेज हालत में गए, जैसे अभी अभी फैक्ट्री से निकले हों। रात होने का इंतजार करते हुए मैंने पहरेदारों के बदले का फायदा उठा कॉम्प्लेक्स के उत्तर द्वार की ओर चुपके से बढ़ना शुरू किया। ये जगह मुख्य द्वार से कहीं ज्यादा सुनसान थी। वहाँ सिर्फ 2 पहरेदार थे जो अपनी ड्यूटी के दौरान जमाइश ले रहे थे। मैंने ध्यान नहीं दिया, बल्कि सीसीटीवी कैमरों के ब्लाइंड स्पॉट की तलाश की और एक नई रस्सी का इस्तेमाल करके आसानी से 3 मीटर से ऊंची दीवार पर चढ़ गया। दीवार के बाहर एक वीरान जमीन थी और दूर कहीं फैक्ट्री की परछाई दिख रही थी, जो कि एक खामोश लोहे का राक्षस हवा में हल्की सी सड़ी हुई बदबू तैर रही थी और कभी कभी जाम्बी की कराह सुनाई देती थी। मैंने लोहे की पाइप को कसकर पकड़ लिया और झुक गया। मैं जल्दी से फैक्ट्री की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे जैसे मैं करीब पहुंचा, ज्यादा ज़ॉम्बी दिखने लगे। मैं एक टूटी हुई दीवार के पीछे छिप गया और देखा कि फैक्ट्री के गेट पर हमसे कम 13-14 ज़ॉम्बी जमात थे। वो किसी आवाज से खींचे हुए लग रहे थे और बादलों की तरह फैक्ट्री के बंद लोहे के दरवाजे पर हथौड़े की तरह वार कर रहे थे और अंदर से लोहे के गेट के पीछे कहीं से हल्की हल्की चीखें और आवाजें आ रही थी। मेरे माँ बाप वहीं थे। मेरा दिल बेचैनी से जल रहा था, पर समझदारी कह रही थी कि मैं जबरदस्ती अंदर नहीं घुस सकता। मैंने आसपास देखा तो पता चला कि फैक्ट्री के एक तरफ करीब 4 मीटर की ऊंचाई पर खिड़कियों की एक कतार है। शायद मैं वहीं से अंदर जा सकता हूँ। एक योजना बना के मैंने काम शुरू किया। मैंने एक पत्थर उठाया और पूरी ताकत से उसे दूर एक खाली पड़े कार की तरफ फेंका। पत्थर कार की खिड़की से टकराया